हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। तो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ यू में, वो है पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन। आप कितना कॉन्फिडेंस अपनी प्रिपरेशन में, तैयारी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के फील करते हैं, इस विषय से रिलेटेड है ये। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अपने जीवन में देखे होंगे आपने स्कूल में और कॉलेज में कि या आसपास अपने पड़ोस में, कि कुछ बच्चे हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर के कॉन्फिडेंट रहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी एग्ज़ाम की बात आती है, कुछ भी आती है, तो वो बड़े रिलैक्स फील होते हैं। उनसे पूछो हाँ हो जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, तो दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, दे आर नॉट मेकिंग एनी टेंशन इन देयर माइंड और एनी एंग्जाइटी इन देयर माइंड, दे आर वेरी रिलैक्स एंड कूल। तो कॉन्फिडेंट होने का मतलब जो पहला लक्षण है वो ये है कि हाउ कूल, हाउ रिलैक्स्ड एंड येट कॉन्फिडेंट यू फील अबाउट योर एग्जामिनेशन या टेस्ट या जो भी आपका होने जा रहा है, उसके लिए आप कितना रिलैक्स्ड हैं। तो ये सबसे पहली शर्त है। और रिलैक्स आप तब होते हैं जब आपको पता है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपको अच्छे से सब्जेक्ट भी समझ में आ गया, अब जो आएगा तो देखा जाएगा। तो ध्यान रखें, ये पहला लक्षण है कॉन्फिडेंस होने का। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उनकी पूरी अगर दिनचर्या देखेंगे और पढ़ाई का उनका अगर एक पैटर्न देखेंगे, तरीका देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि वो अपने सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंस तो रहते हैं। दे इंजॉय स्टडिंग, पढ़ने में उनको मज़ा आता है, पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाते हैं, सवाल करने में अच्छा लगता है, लिखने में अच्छा लगता है। ये सारे उनके लक्षण हैं। और छोटी छोटी बातों पे यदि आप जाओगे तो उनके कापी किताबें बिल्कुल टाइडी मिलेंगे, मतलब साफ़ सुथरे मिलेंगे, हैफजर नहीं मिलेंगे। ये सारे एक अलग चीज़ें हो गई, लेकिन एक पक्का दो चीज़ें होंगी कि एक तो उनको पढ़ाई में मज़ा आता है और दूसरा वो रिलैक्स रहते हैं। अगर हम इन दो लक्षणों को भी अपने अंदर डेवलप कर ले जाएंगे, लेकिन ये आते तभी हैं जब हम सब्जेक्ट में कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट में अच्छे से कैसे पढ़ रहे हैं, हमारी क्या तैयारी का तरीका होना चाहिए, हम कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, इन सारे विषयों से रिलेटेड आज का ये हमारा टॉपिक है। और इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट कवर अप हो जाएंगे जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है इधर उधर, यानी जो अलग अलग लेक्चर में हम लोगों ने सीखा, वो सारे पॉइंट भी यहाँ पर आके क्लब होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो पढ़ाई की मेहनत है, मेहनत हम खूब करते हैं, लेकिन हमारा परिणाम जो हम चाहते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट, वो नहीं आता है। तो एक एक करके मैं पॉइंट को, ताकि समराइज हैफजर्ड ना होने पाए और आप भी बाद में उसको रिवाइज़ कर सकें, इसलिए मैं इसको पॉइंट वाइज तरीके से करता हूँ कि अगर मेरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने 3 मोटी मोटी बातें लिखी हैं कि एक है इवॉल्व अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टडी, दूसरा है स्टिक टू इट, यानी जो मेथड आपने इवॉल्व किया। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ इवॉल्व वर्ड लिखा है, अभी मैं डिटेल में आऊँगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है कि मेक अ गुड मेथड या राइट डाउन अ गुड मेथड। इवॉल्व का मतलब होता है कि उसको धीरे धीरे बनाना, पैदा करना, ओरिजिनेट करना। स्टिक टू इट, कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह आया है। और फॉर्मुलेट अ क्लियर एक्शन प्लान विद स्केड्यूल्स, कुछ लोग इसको शेड्यूल्स भी पढ़ते हैं, तो दिस इज बोथ आर करेक्ट, स्केड्यूल्स एंड शेड्यूल्स। तो इसमें मैंने देखे कुछ अलग से भी पॉइंट लिख लिए, यानी इसके अंतर्गत किन किन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समरी देखें तो नेचर ऑफ एग्ज़ाम, यानी जिस एग्ज़ाम के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको नज़रिए में रखते हुए करना है। स्टडी मटेरियल, इसमें बुक्स, नोट्स, टीचिंग, टीचर, कोचिंग, स्कूल, सब कुछ शामिल हो जाता है। टेकिंग नोट्स, नोट्स कैसे बनाएं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये काम भी हम अच्छे से कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आपका जो इसका आधा काम आपका कंप्लीट हो गया, कि आपकी प्रिपरेशन का आधा काम अच्छा हो गया और कॉन्फिडेंस आप खुद ही फील करेंगे। और नोट्स में क्या क्या होना चाहिए ये मैंने फिर अलग से लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैं शुरुआत करता हूँ जिससे हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से इसको कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहला जैसे लिखा है, इवॉल्व अ गुड मेथड ऑफ योर प्रिपरेशन। तो हम ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई जो होती है, ज़्यादातर का मतलब हो गया 60%, 70% से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का कोई प्लानिंग होती ही नहीं है। मतलब दे नेवर
मेक एनी प्लान, बस वो क्या करते हैं, स्कूल जाना है तो स्कूल जाना शुरू कर दिए, कोचिंग ज्वाइन करा दी गई, कोचिंग पढ़ना शुरू कर देगा, लेक्चर आ गया, लेक्चर ले लिया, काम मिल गया, करना है कर लिया, नहीं करना नहीं किया। कोई प्लान नहीं है उनके दिमाग में कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो इसके लिए मेरा ये एक्शन प्लान है और इस तरीके से हम लोग जाएंगे, नहीं। तो वो एक वैगाबॉन्ड की तरह, जैसे नहीं आवारा पशु होते हैं, जब जो हो गया तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनके परिणाम अच्छे नहीं आते, कुछ ऐसे होते हैं कि जो एवरेज परफॉर्मेंस हमेशा देते रहते हैं। देखिए इस तरीके से कभी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपकी नहीं आएगी, लेकिन यदि आपको विधाता ने कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि दे रखी है, गॉड गिफ्टेड है, तो हो सकता है कि आप एबव एवरेज हमेशा करते रहें। लेकिन एबव एवरेज ही करते रहेंगे, बिलो एवरेज वाले जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो इसी कारण होते हैं क्योंकि उनके पास कोई क्लियर एक्शन प्लान ही नहीं हो, ना कभी उन्होंने उसको बनाने की कोशिश की, ना उसके विषय में कभी सोचा है। तो हमें ये नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें वो 60-70% बच्चों में नहीं रहना है। फिर बचे हुए जो बच्चे हमारे हैं उनमें से भी जो लोग यानी एक्शन प्लान बनाते हैं, मान लीजिए 40% बच्चों ने सोचा कि यार इस साल जो है अच्छे से पढ़ाई करना और ये इस ढंग से काम करना, इस साल तो कोचिंग ज्वाइन कर लिया, पापा ने ज्वाइन करा लिया है, पैसे भी बहुत लग रहे हैं, अपने को बड़े मेहनत से पढ़ना है। कुछ प्लान भी वो बनाते हैं, जैसे अभी आप इतने दिनों से लेक्चर देख रहे हैं, कुछ ने प्लान बनाए होंगे और कुछ ने अभी से छोड़ना शुरू कर दिया होगा। तो जो 40% 30% बच्चों ने प्लान बनाए हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा के 1 सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन 1 महीने के बाद में सारे प्लान हवा में उड़ जाते हैं। दे डू नॉट स्टिक टू इट। इसलिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी, यानी अपने को उसमें लगना है, फिर चाहे जो हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से करीब 80% बच्चे तो ऐसे ही चले गए, और जो बचे हुए 20% बच्चे हैं उनमें से आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो बनाते हैं, मेथड में अपनी कमियां भी निकालते हैं कि ये कमी रह गई है, इसको अगली बार सही करना है, और फिर वो उसको लगातार साल 2 साल 3 साल ईयर लॉन्ग और लाइफ लॉन्ग उसको वो करते चले जाते हैं। और वो लोग देखे ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, बिकॉज दे हैव ए विज़न, दे हैव ए क्लियर कट एक्शन प्लान। पहले वो विज़न बनाते हैं कि दिस इज़ माई विज़न, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव एंड दिस इज़ माई एक्शन प्लान एंड आई हैव टू स्टिक टू इट। So they go to the success, they achieve their success, whatever they have desired in their life. But we have not desired anything in life. तो we are like a vagabond, कटी पतंग की तरह अपन उड़ते रहते हैं। तो हमें इस कटी पतंग जैसा नहीं बनना है। तो पहला काम है कि हमें एक एक्शन प्लान बनाना है, एक मेथड इवॉल्व करना है। तो उस मेथड को इवॉल्व करने में क्या क्या पॉइंट हैं, तो जैसे सबसे पहली चीज़, चूँकि अब मैं एग्ज़ाम के विषय में हूँ, ये बात एग्ज़ाम की जगह किसी दूसरे चीज़ में हो सकता है। भाई कोई क्रिकेटर होगा तो अपना वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा तो उसके लिए सोचेगा, IPL की तैयारी कर रहा उसके लिए सोचेगा। तो फॉर मी इट इज़ अ नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। तो व्हाट एग्जामिनेशन आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर। तो बोर्ड एग्ज़ाम तो हमारे होने ही वाले हैं, वो तो ज़िंदगी भर हम देते रहें। तो अब हमारा इस समय क्या है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आवर कैरियर डिफाइनिंग एग्जामिनेशन विच इज़ आइदर नीट और JEE मेन और JEE एडवांस फॉर दैट मैटर। तो हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पूरा नेचर समझ लें। नेचर का मतलब हो गया कि किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस आता है, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में होने ज़रूरी। क्या क्या स्किल मेरी उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो उस लेवल तक की यानी अपने को प्रिपरेशन करनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी सिंगिंग कंपटीशन की बात कर रहे हैं और सिंगिंग कंपटीशन में आपने क्लासिकल की तैयारी शुरू कर दी और पता लगे वो जो एग्ज़ाम था वो तो केवल फिल्मी गानों का था या हिप हॉप का ही हमारा था या कंटेम्प्रेरी गाने ही गाने थे, तो हमारी प्रिपरेशन डिफ़र कर गई। तो इसलिए जैसे मान लीजिए मुझे केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो उसका तैयारी करने का तरीका अलग है। मुझे अगर JEE मेंस की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो उसमें लेवल ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग ढंग के हैं। तो मुझे किस ढंग से उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे क्रिकेट में है, T20 जब मैच आने वाला होता है तो खिलाड़ी अलग ढंग से शॉट की प्रैक्टिस करता है। देखिए बेसिक क्रिकेट उसका वही है, वही गेंद है, वही बॉल है, वही टेक्निक है, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन T20 में शॉट्स बदल जाते हैं। तो ऐसे ही एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, जब बिल्कुल एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उसका मेरे क्वेश्चन करने का तरीका बदलता चला जाता है। बेसिक जो कोर चीज़ है वो नहीं बदलती है। तो जब हम देखिए हम लॉन्ग टर्म में जब तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे अभी हमारे पास तैयारी के लिए बहुत समय है, 2 साल का समय है, साल भर का समय है, अगर 6 महीने से भी ज़्यादा का समय है अगर किसी के पास में किसी परीक्षा के लिए, तो उसको हमेशा जाना चाहिए
कि अच्छे ढंग से सब्जेक्ट को समझने के हिसाब से। अब लेकिन किसी परीक्षा के लिए मान लिया आपको 1 महीने 2 महीने बचे हैं, तब उस समय आपको बिल्कुल उसी एग्ज़ाम के पर फोकस हो जाना चाहिए, यानी उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल तक की थ्योरी आती है, केवल उस पर फोकस करना है। तो जब हमारे पास लॉन्ग टर्म टाइम है तो हम पूरे सब्जेक्ट के डिटेल में जाएंगे। तो नेचर ऑफ एग्ज़ाम से समझ में आ जाता है कि हमको किस लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है, अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब से बढ़ानी है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है कि यदि आपके पास टीचर हैं तो आप टीचर से कंसल्ट करिए कि सर मुझे कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। आप जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आए उन पर एक बार निगाह डाल सकते हैं। तो गुरु यदि आपके साथ में तब सबसे बेस्ट है। यदि कई बार टीचर नहीं होता तो हमारे भटक जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ देखिए अगला पॉइंट है मेरा, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल से मतलब है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी, किस बुक से थ्योरी पढ़नी है, किस बुक से प्रैक्टिस करनी है, किस बुक से कौन सा पोर्शन पढ़ना है, किस कोचिंग का मटेरियल लेना है, जिस कोचिंग को आपने ज्वाइन किया होगा वो मटेरियल लेंगे। उसके अलावा एडिशनल कौन सी चीज़ें लाइब्रेरी से ले सकते हैं। इन सब में देखिए आप अपने आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। यदि आपने अच्छा टीचर चुन लिया है, अच्छी कोचिंग चुन ली है, तो फिर उस टीचर के इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है और उससे पूछे बिना कोई भी बुक आपको रिफ़र नहीं करनी है, क्योंकि वो टीचर को पता है 10 साल से वो पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है कि किस बुक में कंटेंट कैसा देख रखा है, किस में आपके लिए भटकाव के रास्ते कम है। तो यू हैव टू बिलीव ऑन हिम। यदि आप मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तब वो ऐसे केस में ऐसे लोगों से मिल सकता है जिन्होंने पहले इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया है या क्रैक किया है। तो उन सफल बच्चों से बात करके उसको मिल सकता है कि कौन सी बुक पढ़नी, कौन सी बुक नहीं पढ़नी। अपने आप कोई बुक नहीं परचेस करनी है, ध्यान रखें। तो स्टडी मटेरियल मेरा जो है वो रेफरेंस के साथ में आएगा। तो अब जैसे अपने को पता हो गया ना कि मुझे ये करना है, इस स्टडी मटेरियल में आप केवल बुक्स ना नोट करें, ये भी लिख लें कि मुझे पढ़ाई के लिए रजिस्टर कैसे टाइप के लेने हैं, यानी नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर लेने हैं, रफ काम के लिए रजिस्टर लेने हैं, और कुछ खाली पन्ने भी लेने हैं। खाली पन्ने का एक रिम बना हुआ आता है वो भी लेने हैं, कुछ फाइलें लेनी है पंचिंग वाली, ताकि हम उस खाली पन्ने को उसमें बना सकें। तो स्टडी मटेरियल में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। एक एक पूरी चीज़ आप लिख लें कि दिस इज़ व्हाट आई नीड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पता ना रात में 12 बजे अचानक से यार अपना मन हुआ कि ये चीज़ लिख लेते हैं और पता लगे उस टाइप का पन्ना मेरे पास नहीं है, या मैं चाहता था कि मेरे पास रेड कलर का पेन हो और रेड कलर का पेन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से प्लान कर लेंगे और पहले से ही सारी चीज़ें हमारे पास लिखी हुई होनी चाहिए। फिर आता है टेकिंग नोट्स। ये एक बड़ी आर्ट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से एलेबरेट करूँगा, क्योंकि नोट्स लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और जिसको ये कला आ जाती समझ लीजिए उसकी टल गई बला। जिसने सीखी ये कला उसकी टल गई बला, उसका हो गया भला। तो नोट्स में देखिए मैंने कई सारे पार्ट लिख दिए ताकि इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। एक है मेरा क्लासरूम नोट्स। क्लासरूम नोट्स से मतलब है कि जब हम क्लासरूम ले रहे हैं उस दौरान बनाए गए नोट्स। तो क्लासरूम में क्या होते हैं, कुछ बच्चे पहले रफ में लिखते हैं और फिर घर पे जा कर के, अगर स्कूल आप जाते हैं तब, तो फिर रफ में लिख करके फिर बाद में उसको फेयर में उतारते हैं। इस हैबिट से अपने को बचना है। रफ से फेयर में उतारने का काम केवल तब करें जब आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पर आपको मान लीजिए सेमिनार अटेंड करने गए हैं, तो जहाँ पे अपने जल्दी 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 कोई चीज़ समझनी और फिर वापस आकर के अपने आप से नोट्स बनाना, वहाँ के लिए दिस टेक्निक इज़ गुड। बट व्हेन यू आर रेगुलरली स्टडिंग फ्रॉम ए टीचर, वेदर इट इज़ फ्रॉम योर स्कूल और योर कोचिंग, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ध्यान रखें, हमें जो लिखना है फेयर वहीं पर करना है। तो हमारा फेयर रजिस्टर जिसको कहते हैं वो वहीं पर बनना चाहिए, उसमें ही सारे नोट्स एक बार में लिखने हैं। अब जैसे चूँकि आजकल तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन हमेशा ऑनलाइन क्लास नहीं रहती हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है नोट्स बनाने में। कैसा अंतर आ जाता है कि जब ऑफलाइन क्लास चल रही होती है तो टीचर आपको थोड़ी देर के लिए खुद ही समय देता है। जैसे कोई चीज़ उसने बोर्ड में लिख दिया, फिर उसने हट गया, आपने उसको नोट कर लिया। इसके साथ साथ यदि कोई डेफिनेशन, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो टीचर खुद डिक्टेट कर देता है कि आप इसको नोट डाउन कर लें, तो आप उसको उस समय नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसलिए क्लासरूम में तो अच्छे से इस तरीके से बनते हुए चले जाते हैं।
एक तीसरी कैटेगरी के भी बच्चे होते हैं, मतलब ये तो दो नोट्स हो गए कि एक टीचर ने ये, जैसे मैंने ये लिख दिया और मैं हट गया, आपने इसने नोट कर लिया, फिर मैंने कहा कि कुछ पॉइंट आप नोट करिए और मैंने डिक्टेट किया, वो आपने नोट कर लिए। फिर ये सभी बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे हालांकि इसमें भी नालायकी करते हैं, और जो नालायकी करते हैं उनका क्या होता है आपको पता है कि वो क्लास में भी जो है नोट्स नहीं कर रहे हैं, टीचर बोल रहा है तो भी नहीं लिख रहे, तो उनके विषय में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं उन बच्चों में जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। फिर एक कैटेगरी और आती बच्चों की, जैसे किसी टीचर ने मान लीजिए कोई चीज़ समझा रहा है और समझाते समझाते कुछ पॉइंट ऐसे आ गए जिसको उसने कहा नहीं लिख लीजिए, क्योंकि वो अपने फ्लो में पढ़ाता चला जा रहा है और हमको भी सारी चीज़ क्लियर होती चली जा रही है। ध्यान दें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे, जैसे अभी कुछ सॉल्व एग्जांपल हम लोगों ने किए कि ये करते हैं, तो उस समय तो बड़ा क्लियर हो जाता है, लेकिन बाद में हम वही पॉइंट भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय टीचर ने बीच में तो कहा नहीं कि नोट कर लो, और ना वो हमारे कहीं पे बोर्ड में लिखा हुआ था। तो जो टीचर बहुत ध्यान से देखे, इसलिए मैंने कहा ना कि 100% कॉन्सेंट्रेशन, मैंने इसलिए पहले चीज़ें जोड़ी हुई हैं कि पहले 100% कॉन्सेंट्रेशन से हम बात सुन रहे हैं, फिर सुनते सुनते अपने को लगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको अपने शब्दों में लिख लें। हिंदी अंग्रेजी से मतलब नहीं, आप उसको अपनी भाषा में अपने शब्दों से लिख लें कि इस जगह पे ऐसा करते हैं, इस जगह का मतलब ये है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसको आप कहीं पर भी कॉपी में पेन से लिख लें। तो जब ऑफलाइन क्लास चल रही तो देखिए इस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए चूंकि टीचर पढ़ाता जा रहा है और हम सुन भी रहे हैं, लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं समय निकाल लेते हैं। कैसे? जब टीचर लगातार चूंकि उसमें नहीं बोलता है, तो जैसे क्वेश्चन समझाते समझाते क्लियर हो गया तो उसने अपना शॉर्ट नोट्स वहीं पे बीच में बना लिया, जो बीच में जो भी उसको पॉज मिला। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। ये चूँकि गाइड लाइन की तरह काम करते हैं। जैसे नहीं, रास्ते में कहीं पर कोई मील का पत्थर लगा होता है, तो उस मील के पत्थर की तरह काम करते हैं, दिशा निर्देशक की तरह काम करते हैं। अगर हम रास्ता भटक गए तो ये याद आ जाएगा, अच्छा सर ने ये पॉइंट बताया था। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो देखिए ये बनाना ज़्यादा आसान है। क्यों? जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला तो आपने वीडियो लेक्चर को पॉज कर दिया और आपने उसको नोट कर लिया, देखिए आसान हो गया काम। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस में बहुत आसान है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे हमारी जब ऑफलाइन क्लास होती तो अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आप 1.5 घंटे क्लास में बैठते ही बैठते हो और फिर सारी चीज़ें नोट करते हो। ऑनलाइन क्लास में बच्चे क्या करते हैं कई बार में कि 1 घंटे का भी लेक्चर नहीं, 45 मिनट का लेक्चर, उसमें भी कई बार बच्चे उठ करके भाग जाते हैं, 15 मिनट देखा फिर चले गए। जो ये करेगा समझ लीजिए कि वो लॉन्ग टर्म में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो अपनी खुद की ग्रेजुअल कैरियर डेथ की तरफ वो जा रहा है। He has taken a societal step, so we cannot, I cannot, anybody cannot do anything for him। जब आप 1.5 घंटे क्लास में पढ़ सकते हो, 1.5 घंटे के 3 क्लास लगते हैं, 4.5 घंटे आप कोचिंग में लगातार पढ़ते हो, तो यहाँ तो 2 घंटे के आपको केवल लेक्चर मिल रहे हैं। और यदि आप ये 2 घंटे भी लगातार नहीं देख पाते, इसका मतलब अपने साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। तो जरा देखिए 1 घंटे का वो जो लेक्चर है आप उसको लगातार देख रहे हैं, तो अब ये 1 घंटे का ऑटोमेटिक आपका 2 घंटे का ऐसे हो जाएगा कि जैसे ही आपको कोई पॉइंट मिला, कोई डेफिनेशन मिली, आप वीडियो पॉज करिए, वैसे ही नोट्स बनाइए जैसे क्लास में टीचर बोलता है। तो बोल तो वो अभी भी रहा है, बस आपसे नहीं कह रहा है कि नोट करिए, तो आप उसको नोट करें। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसको तुरंत वहाँ पर नोट कर लें, पॉज ले करके। और जैसे कोई एक आपने एग्जाम्पल टीचर बता रहा है या कोई एक थॉट उसने बताया, कोई एक कंसेप्ट बताया, उसमें 4 पॉइंट आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने शब्दों में लिख सकता हूँ, तुरंत वीडियो पॉज करिए, उनको अपने शब्दों में ज़रूर लिखिए। तो ऑनलाइन क्लास में नोट्स लेना आसान है, लेकिन है क्या कि वहाँ कोई हमें देखने वाला नहीं, तो मक्कारी बहुत हमारी जो होती है वो काम में जो है हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो जो लोग मक्कारी देखे करेंगे उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। कोई भी डॉक्टर की दवा उन्हीं मरीजों पर काम करती है जो समय से खाते हैं। हम दवा ही नहीं खाएंगे तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं होगी, बल्कि नुकसान ज़्यादा होगा। तो क्लासरूम नोट्स अपने को ऐसे लेने हैं। अब क्लासरूम नोट्स लेने में मैंने आपको बताया जैसे कि 2 कॉपी। अब टीचर क्या होता है, असाइनमेंट भी देता है, तो असाइनमेंट के में क्या होते हैं कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ अपने को क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये रखनी है कि अपने को जो असाइनमेंट के लिए है वो एक सेपरेट बुक बनानी है, नोटबुक। आप जो क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं वो तो आप उसी कॉपी में करेंगे जो क्लास की आपकी फेयर नोटबुक है नोट्स बनाने की। लेकिन जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट को भी हम लोग बड़ा एडहॉक मैनर से करते हैं। एडहॉक मैनर का मतलब हो गया कि बड़े हैफजट तरीके से करते हैं।
फिर होता ये है कि जैसे मान लीजिए अभी शुरुआत में मान लीजिए वेक्टर के मैंने खूब क्वेश्चन आपको करवाए और अच्छे समझ में आ गए, फिर जब 6 महीने बाद हमको रिवीजन करने का मौका मिला तो हमारे क्वेश्चन हो गए गायब। क्योंकि जब हम सॉल्व करना शुरू कर रहे थे तो कभी इधर इस पन्ने पे कभी उस पन्ने पे बिना नंबर डाले, बिना डेट डाले, बिना असाइनमेंट नंबर डाले हमने सॉल्व कर डाले। अब उनमें कुछ हमारे जेम्स ऑफ द क्वेश्चन भी थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके सोल्यूशन लाजवाब थे जो हमें सिखाने के लिए बने थे, लेकिन अब वो गायब हो चुके हैं हमारी लापरवाही के चलते। तो हमें क्या करना है कि जो एक हमारा असाइनमेंट रजिस्टर है वो आप आगे चल के देखेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो जो नोट्स वाला रजिस्टर है, चूँकि वो नोट्स तो हम रिवाइज करते करते दिमाग में जाएंगे, वो हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा जितना सॉल्व एग्जाम्पल असाइनमेंट वाला रजिस्टर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप उस रजिस्टर को सिस्टमैटिक ढंग से बनाइए, एडहॉक मैनर में काम मत करिए। तो उसमें करना क्या है, सेपरेट रजिस्टर लिया तो कोई भी रजिस्टर, मान लीजिए आपका असाइनमेंट आया तो पहले असाइनमेंट का नंबर डाल दो, कोई हेडिंग डाल दो कि दिस इज असाइनमेंट ऑफ वेक्टर नंबर 1, नंबर 2, डेट भी डाल दो और वही डेट आपके रजिस्टर में पड़ी होनी चाहिए कि दिस इज असाइनमेंट नंबर, दिस इज, या अगर आप किसी बुक से कर रहे हैं तो इस बुक का है, इस एक्सरसाइज नंबर का है, इस पेज नंबर का है और वो नंबर पड़ गया। फिर वहाँ पे आपने सॉल्व करना शुरू किए। तो जहाँ पर आप सॉल्व करते हैं ध्यान रखें, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया ओरली हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसका सोल्यूशन मत लिखिए। दूसरा देखा उसमें मान लीजिए 2-4 गुणा भाग थे, गुणा भाग आप पीछे करिए, वहाँ रफ मत करिए, यहाँ नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, उसको जाने दीजिए पीछे। फिर ऐसा करते करते कोई मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है जो अच्छा था जिसमें हमें थोड़ी देर का समय लगता है और हो सकता है आपने पीछे उसको रफ में सॉल्व किया, बड़ी अच्छी बात, रफ में सॉल्व किया, अब उसका प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ बना लीजिए। तो जो ओरली हो रहे हैं और 2-4 स्टेप में हो रहे हैं उनको नहीं नोट करना है, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है वो चाहे भले ही सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू मिले हो, उसको वहाँ पर आप लिख लेंगे कि दिस असाइनमेंट का था, दिस वाज द प्रॉब्लम, और उसको आपने अच्छे से नोट कर लिया उसका सोल्यूशन, ताकि वो अपने समझ में आ सके। उसमें भी जैसे कोई की पॉइंट आया, जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आपको नहीं सॉल्व हुई, फिर आप टीचर से पूछते हैं, टीचर ने सोल्यूशन बता दिया, हमने समझ लिया, बात खत्म हो गई। अब बस यहाँ पे हो गई हमसे बड़ी भारी मिस्टेक, जो टीचर ने सोल्यूशन बताया वही तो काम की बात छुपी थी, हमने उस समय तो सुन ली कथा की तरह, और कथा सुन करके बाद में हम जो है वो सब बेकार हो गया। वो जो टीचर ने सोल्यूशन बताया उसको अगर खाली जगह आपने बीच में नहीं भी छोड़ी थी तो डज नॉट मैटर, चूँकि आपको हर जगह पे लिखना है कि दिस इज प्रॉब्लम नंबर फ्रॉम दिस असाइनमेंट नंबर, आपने नोट कर लिया, और उसका सोल्यूशन जो टीचर ने बताया था वो विधिवत नोट कर लिया, और जो हिंट टीचर ने दी थी कि वाई दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन, मतलब व्हाट वाज द पॉइंट दैट आई वाज मिसिंग बट द टीचर गॉट इट करेक्टली, तो व्हाट वाज द लिंक दैट वाज मिसिंग एंड व्हाई आई वाज मिसिंग, उसको रेड करके लिख लो कि ये पॉइंट था, इस वजह से सर ने ऐसा बोला। ये आपको असली शिक्षा देंगे आगे चल करके। तो ऐसे जितने भी अच्छे मिले, वो चाहे आपने पढ़े हो, मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, आपने नोट्स देख, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल मिले, अच्छा मिल गया, आप उठा के नोट कर लो। आप बुक का नाम नहीं लिखना चाहते हो, मान लो ऐसा लगता है बहुत सारे बुक के नाम हो जाएंगे, तो आप प्रॉब्लम पूरी नोट कर लो वहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम को सोर्स भी लिख दो कि फ्रॉम दिस बुक, और फिर उसके सॉल्व एग्जाम्पल, असाइनमेंट या गुड प्रॉब्लम्स कहीं से मिल रहे हैं, इनका एक रजिस्टर बना लीजिए। ये आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, इसके फ़ायदे आपको तब मिलेंगे जब आप भूल जाएंगे और सेल्फ रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये तो हो गए मेरे 2 चीज़ें नोट्स बनाने की। अब आती है सेल्फ नोट्स। कई बार ऐसा होगा कि जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, कभी फ्यूचर में अपना मन हुआ, हालांकि बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन मन हुआ कि चलो अपन किसी बुक से भी पढ़ लेते हैं। आपने बुक से पढ़ना शुरू किया और हो सकता है उसमें आपको कोई तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन कई बार मिल जाती है, थ्योरी पढ़ रहे हैं, या पढ़ते पढ़ते हमको कभी कोई अच्छा पॉइंट मिल गया, उसमें पैराग्राफ मिल गया। अब इसका क्या करें, हम लोग क्या करते हैं उस समय तो पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, कई बार बच्चे भी ना मार्कर आर्कर बहुत रखते हैं आजकल, स्टाइलिश मार्कर और ये कर दिया और रख करके फिर बंद करके भूल गए, तो फिर हमारा ये दिमाग में तो पढ़ा नहीं रहा है। तो जब किसी जगह से आप पढ़ रहे हैं तो पहला काम तो यही करना है कि आप अंडरलाइन करते चले जाइए। देखिए बुक पढ़ने में भी इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना होता है कि हमें बुक से नोट्स कैसे बनाने हैं। तो बुक से नोट्स बनाने के लिए पहले जैसे आपने पढ़ा और ये सारी चीज़ें कर ली, फिर समराइज़ करके आपको जो नोट्स बनाने हैं उसके लिए कुछ लूज़ पन्ने रखिए, इसलिए मैंने कहा था लूज़ पन्ने। आप उसमें लिख दिया जो भी जितने पॉइंट मिले, इस पॉइंट से रिलेटेड ये, इस पॉइंट से रिलेटेड ये, इस पॉइंट से रिलेटेड ये, उनको आपने खाली पन्ने में लिखते जाइए। तो जैसे अब एक चैप्टर के आपके मान लीजिए
आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी है, मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने पढ़ना शुरू किया, आपने किसी बुक से बाद में रिवाइज किया, शुरू में नहीं करना है, पहले एक बार चैप्टर टीचर पढ़ा दे, सारा प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद जब आप दोबारा अपने मन से पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट आपको मिल गए, उन सारे शॉर्ट पॉइंट को जो आपके रजिस्टर में नहीं थे आपने अपने मन से कुछ ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया, और जो आप अपने मन से ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे ये आपके अपने हमेशा के लिए परमानेंट देखे होने वाले पॉइंट है, इनको आप उठा करके नोट कर डालिए सादे पन्नों में, और उन सादे पन्नों का एक स्टेपल करके, और जहाँ पे उस चैप्टर के नोट थे उसी के साथ स्टेपल कर दीजिए। नहीं भी स्टेपल करते तो इनको अलग से एक फाइल में फाइल अप कर ले, एडिशनल नोट्स, सेल्फ नोट्स करके उस चैप्टर के साथ में। तो जब अगली बार जब रिवीजन करेंगे तो ये 2 नोट्स आपके पास तैयार हो जाएंगे, तो एक फाइल बनाते जाएंगे। तो लूज पढ़ने से फ़ायदा है कि हमको जितने पढ़ने चाहिए, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 10 पन्ना, वो आप हमेशा उसमें फाइल अप कर सकते हैं। तो ये सेल्फ नोट्स बहुत काम की चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 नोट्स बन गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स, कार्ड्स, मेमोरी मैप्स, ये भी हमारे टेकिंग नोट्स का हिस्सा है। तो इन पे चूँकि अपन बहुत बात कर चुके हैं। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इसको मैंने छोड़ रखा है, इसको इसलिए छोड़ रखा है, ये आगे बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेरे तब काम में आएंगे व्हेन वी आर क्लोजिंग टुवर्ड्स अवर एग्जामिनेशन। जैसे अपन जब लगभग कोर्स ख़त्म हो गया 70-80% और हम फाइनल पार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म जो रिवीजन वाला हिस्सा है उसका पार्ट है। तो जब कभी हम लॉन्ग टर्म रिवीजन और सब में आएंगे तो शॉर्ट नोट्स को फिर से मैं डिटेल में बात करूँगा। अभी इतने तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं। फिर हमें कंसिस्टेंट रहना है, ये बात भी अब मैं डेली बोल चुका हूँ कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, डेली उस चीज़ को रिवाइज करना है, तभी वो फ़ायदे की होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आते हैं तीसरा पॉइंट कि फॉर्मुलेट अ क्लियर एक्शन प्लान विद स्केड्यूल्स। एक्शन प्लान हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि ये करना है, यानी डेली लिख लिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, रात में लिख लेते हैं कि मुझे कल ये करना है, ये कल ये करना है, ये एक तो ये एक्शन प्लान हो गया। और आगे का एक्शन प्लान के जैसे इस साल मुझे ये पढ़ाई करनी है, फिजिक्स इस बुक से पढ़नी है और सर के नोट्स पढ़नी है और कुछ नहीं करना है, सर के बुक से जो मुझे असाइनमेंट मिल रहा है वो करना है, इस बुक से असाइनमेंट करना है, ये सारा एक एक्शन प्लान मेरा लिखा होना चाहिए। अब जब हम एक्शन प्लान बनाते हैं तो देखिए हमेशा एक्शन प्लान किस चीज़ के लिए बनाते हैं, जब हमारा कोई गोल हो, और बिना गोल के तो हमारा कोई एक्शन प्लान होता नहीं है। तो वो गोल कैसे सेटअप किया जा सकता है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और उसी में फिर मैं अगला पॉइंट भी जो हमारा था, यानी कॉन्फिडेंस इन स्टडी कैसे ला सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। तो आज का मेरा जो ये पॉइंट था कि किस तरीके से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये अच्छे से आपको समझ में आ सके थे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं, और ये स्मार्ट गोल्स मैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा।